आप सामने जो मॉडल पेपर देख पा रहे हैं, इस मॉडल पेपर के गणित के मॉडल सेट 1, 2, 3 और 4 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन हम अपने चैनल पे करवा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और उसे अवश्य देखिए। यह आपके एग्ज़ाम के उद्देश्य से अत्यंत उपयोगी है। वैसे इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां से भी जा करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज आप लोग देखेंगे गणित के मॉडल सेट 5 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा और हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यह सेट जो है, ये सारे सेट जिसका सॉल्यूशन हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं मॉडल सेट 5 के पहले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, आप सामने देख पा रहे हैं, ये मॉडल सेट 5 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है। आप देख पा रहे हैं कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटे cot स्क्वायर 54 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि tan 36 डिग्री को यदि हम चाहें तो 90 माइनस 54 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 54 घटेगा तो 36 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो है आपका cot 54 के बराबर होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, बटा में क्या है cot 54 डिग्री है ना। तो यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये दोनों को वैल्यू बराबर है, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है दिए गए आंकड़े का माध्य है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग, मतलब कुल प्रेक्षणों का योग और बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या ही होती है। तो 1 जोड़ 0 जोड़ 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या 3 है, तो 6 बटे 3 यानी कि कैंसिल होने के बाद 2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस पिछले सेट में भी हम बता चुके हैं, किसी भी वृत्त पर जो है अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर से खींची जा सकती है, यदि बाह्य बिंदु है तब। लेकिन यहाँ कोई आपका बाह्य बिंदु नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से किसी वृत्त पर जो है अनंततः अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। चौथे प्रश्न को देखते हैं। कहता है किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण π/3 रेडियन है, तो उसके सम्मुख कोण का मान होगा। चक्रीय चतुर्भुज, इसका मतलब क्या है कि किसी वृत्त के अंदर का चतुर्भुज है ना, जिसका चारों शीर्ष जो है वृत्त के परिधि को छू रहा हो। तो इसका जो है चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण क्या दे रखा है, π/3 रेडियन दे रखा है। मान लेते हैं कि ये कोण हमारा π/3 रेडियन है। आप जानते हैं कि π/3 का वैल्यू जो है 180/3 यानी कि 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कोण का वैल्यू आपका क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जो है योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारा एक कोण यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, ये वाला कोण जो है 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण 180 माइनस 60 हो जाएगा, है ना। 180 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से घटा के आना वाला है क्या 120 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो 4 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न में कहता है पाई रेडियन बराबर है। तो पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आप लोगों में सभी को पता है, अभी हम जिक्र किया यहाँ पे पाई रेडियन था, इसको 180 लिखे था, है ना। चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं। कहता है cos 60 डिग्री +1 बटे में cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है क्या होता है 1/2 और प्लस में 1, फिर नीचे भी क्या है cos 60 1/2 -1। तो इसको ऐड करेंगे तो 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा ऊपर में। यहाँ से 2 एकम 2 यानी -2 और +1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1/2। ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये जो है आपका क्या हो जाएगा 3/में -1 यानी कि -3 के बराबर आ जाएगा वैल्यू। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न में कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा 2 दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ भरेंगे तो, और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल क्या दे रखा है -15, तो यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -15 है। ठीक है, और आगे में x² यानी x² माइनस 2x -15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा 7 का।
8वां प्रश्न में कहता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ये नहीं होगा क्योंकि ये √3 है ना। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा और ये अपरिमेय है ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जिसमें आपका घात धनात्मक पूर्णांक है वो आपका क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा, और जिसमें आपका घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है वो आपका एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे शायद गलती से मिसप्रिंट किया है, पहले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्या है √5x² माइनस √3√2 x डबल लिख दिया गया, ठीक है। तो ये x कैंसिल कीजिए, ये x समझ लीजिए कि ये क्या है, बाहर में है ना। तो इस हिसाब से आपका a जो है एक बहुपद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये भी आपका एक बहुपद है क्योंकि यहाँ भी x का घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक में है ना। 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। x का घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का जो घात है क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही है, ऋणात्मक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है x +1/x यानी कि x प्लस x पे घात -1, क्योंकि 1/x को x का ऋणात्मक घात 1 में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या गया, घात ऋणात्मक आ गया, तो ये आपका एक बहुपद नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो पिछले सेटों में भी ये प्रश्न आया था, मौसा निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। 11वां प्रश्न में कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ये जो है थेल्स प्रमेय नहीं, पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय है नहीं, पाइथागोरस के द्वारा दिया गया है। तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस और गुणे ए बी का लस, मतलब ये दोनों पूर्णांक जो है इसमें मस और गुणे लस किसके बराबर होगा। तो आपको बताए थे पिछले सेटों में कि लस गुना मस जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। तो दोनों संख्या ए और बी है ना, दो पूर्णांक ए और बी दिया गया, तो इसका लस मस गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी ए गुणे बी के बराबर। यानी 12 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न को देखते हैं। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो जिस बहुपद का घात क्या हो, एक हो, वो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 13 का सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो ये तो द्विघात बहुपद का है, और ये इसमें x का अधिकतम घात 3 है, तो ये भी नहीं होगा। ये 4 है, तो ये चतुर्घातीय बहुपद में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है त्रिघात बहुपद का इसमें व्यापक रूप है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है। तो जिस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है वो विरोधी कहलाता है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके पिछले सेट में हमने बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया था। आपको हम तालिका दिखा देना चाहते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यही तालिका हम बताए थे इसके पिछले सेट में कि जब ऐसा कंडीशन बने तो जो आपका दिया गया क्या है रैखिक युग्म समीकरण है वो अद्वितीय हल में आएगा और उसके रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और ये अवरोधी और संगत होता है साथ में, ठीक है। और संगत ये भी आपका है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं कोई हल नहीं यहाँ पे, ठीक है। हल जो है इसका कोई नहीं है, तो रेखाएं समानांतर होगी और समीकरण युग्म को विरोधी और असंगत कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे युग्म क्या है, विरोधी है। तो ऑप्शन नंबर सी 15 का सही आंसर हुआ, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। साइन a बराबर 3/4 है। साइन a बराबर क्या है, 3/4, यानी कि ये जो है आपका साइन a, ये क्या है, इसमें ऊपर लंब, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से जब आधार निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर में आधार निकल जाएगा। कर्ण लंब दिया गया है तो आधार निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। 4 के 16 और -3 तिहाई 9, तो घट जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो √7 आ जाएगा। ये क्या आ गया, आपका आधार आ गया। हमको cos a का मान निकालना है, तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसमें आधार आपका आ गया √7 है ना, और कर्ण क्या दिया गया है,
यहाँ कर्ण 4 है, तो √7/4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखते हैं mx2 + nx1/m+n है और m/2 + n/1/m+n है। तो ये जो है क्या है आपका विभाजन सूत्र है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं sin² 22 डिग्री + cos² 22 डिग्री। अब यहाँ क्या है sin² 22 को हम थीटा कह दें और cos² थीटा कह दें। तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। यहाँ 22 डिग्री से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में थीटा कोण क्या है समान है, तो समान होगा तो वैल्यू 1 के बराबर। 18 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में कहता है AP 3 और 3 + √2 है। 3 है फिर 3 + √2 है फिर 3 + 2 है, आप देख पा रहे हैं, फिर 3 + 3 √2 है ना। यानी यहाँ पे 1 √2 है फिर 2 √2 है, मतलब √2 के क्रम में जो है आगे क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ सर्वांतर पूछा जा रहा है तो √2 के क्रम में आगे बढ़ रहा है ना। इसमें इसको हम घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा √2, यानी आपका इसमें सर्वांतर क्या हो जाएगा √2। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं sec² a और बटे में 1 + cot² a बराबर है। तो sec² a को हम 1/cos² a लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और बटे में 1 + cot² a है, तो cot² a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² a को क्या लिख सकते हैं, cosec² a, क्योंकि cosec² थीटा - cot² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस हिसाब से 1 + cot² a की वैल्यू cosec² a के बराबर। अब यहाँ से 1/cos² a ऊपर में है और cosec² a को 1/sin² a लिखा जा सकता है। तो ये कलट के आ जाएगा sin² a cos² a हो जाएगा। तो sin θ/cos θ बराबर क्या होता है, tan θ। तो यानी tan² θ हो जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में कहता है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2 है, यानी πr² πr² जो है क्या दे रखा है, 4 और 2 दे रखा है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो पाई से पाई कैंसिल, त्रिज्या का अनुपात यानी r/r पूछा जा रहा है। तो ये स्क्वायर में है, दोनों उधर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, है ना। अब इस चीज़ को कर दीजिए, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 आ जाएगा, ये √2 का वर्गमूल निकलेगा तो √2 आएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी में है ना। अब यहाँ से आप ये भी कर सकते थे, 4 दूनी 2 कट गया तो √2 बटा में क्या आ जाता, 1 आ जाता है ना। तो लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं है, नहीं ना है, आपका ये ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू यहाँ पे बराबर है ना। इसमें क्या किए हैं, सिर्फ इसको काट दिए हैं तो ये वैल्यू आया है, ये ऐसे ही छोड़ दिए हैं तो ये वैल्यू रह गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी 21 का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं sin 48 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री है। sin 48 डिग्री है, sin 48 डिग्री है इंटू sin 42 डिग्री है, ठीक है। तो sin 48 को हम लिख सकते हैं sin 90 - थीटा, यानी कि इसको लिख दिया जाए sin 90 - थीटा, यानी sin 90 - 42 लिख देंगे तो 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 42 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ sin 42 डिग्री यानी कि यहाँ cos 42 आ जाएगा, ये रह जाएगा, क्या आ जाएगा, sin 42 रह जाएगा, ठीक है। ये आ गया cos 42, ये आ गया sin 42, कोई वैल्यू निकल के नहीं आ रहा है। तो आपका इसमें ऑप्शन में भी नहीं है ना, यहाँ सभी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं रहता, 3 में से कोई नहीं हो जाता। शायद यहाँ पे आपका ये गलती किया है कि sin 48 है और sin 42 ना लिख करके इसको लिखना चाहिए sec 42 डिग्री, ठीक है। यदि यहाँ पे ये sec 42 लिखता, यानी कि sin 48 और इंटू sec 42, या यहाँ sin 42 छोड़ता, इसको sec लिखता, किसी एक को यदि sec लिखता तो ये sin 48 डिग्री है और sin 42 डिग्री जो है जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec 90 - 42 डिग्री। तो sec 90 - थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, 48 होगा, है ना। 90 में 48 घटाएंगे तब 42 आएगा, तो cosec थीटा हो जाएगा, यानी cosec 48 है, sin 48 इंटू cosec 48। तो sin और जो है cosec एक दूसरे को क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इस हिसाब से दोनों कट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। तो यानी इस हिसाब से ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन क्वेश्चन में जो है गलत मिसप्रिंट कर दिया है। तो इस तरह के प्रश्नों पे ध्यान नहीं देना है, बहुत सारे प्रश्न इसमें मिस्टेक किए गए हैं, अभी आगे मिलेंगे। अगला है 5 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। तो आइए पहले इसे आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो 1 2 4 6 5 6 7, है ना। 1 2 4 5 6 7 कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, है ना। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, यदि आपका सम संख्या दिया गया है ना, तो इसके जो n/2 पहला क्या होता है, n/2
वां पद है ना, और प्लस में n/2 + 1वां पद का योग और बटे में 2 होता है। तो n/2 यानी 6 पद है, तो मतलब कि 6/2 करेंगे तो तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद क्या है 4 है। n/2 + 1वां पद, n/2 यानी कि 3 आया, 3 + 1 यानी कि चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 5 है। तो 4 + 5 बटे में 2 यानी कि 9/2 क्या आ जाएगा 4.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी वृत्त की क्षेत्रफल तथा परिधि क्या हो, समान हो। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या दिया गया है, समान दिया गया है। तो आइए, वृत्त का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है πr² और परिधि वाला सूत्र होता है 2πr। तो 2πr ये दोनों क्या है, बराबर है यहाँ, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जब क्या है आपका बराबर है, तो यहाँ से r² में से जो है r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर क्या बच गया 2 बच गया। तो यहाँ पूछ रहा है त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री का मान होगा। तो 2 sin 38 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो sin 38 डिग्री को लिखा जा सकता cos 52 डिग्री, क्योंकि sin 90 या -52 है ना, sin 90 -52 करेंगे तो sin 38 आ जाएगा है ना। 90 में 52 घटेगा 38 आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा। और जब sin 90 - थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा का बराबर, यानी cos 52 डिग्री आ जाएगा। ऊपर भी cos 52 नीचे भी cos 52 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आगे में, सिर्फ 2 बचा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 25 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशा होता है। तो अभाज्य संख्या का केवल एक ही कॉमन गुणनखंड होता है, वो क्या होता है 1 होता है। तो आपका इसमें मशा जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 26 का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं। तो क्रमागत पद यानी कोई अब एपी दिया गया है A1 है ना, A2 A3 ठीक है, A4, इस तरह से कोई एपी दिया गया है, तो इसके क्रमागत पदों का अंतर है ना। यहाँ से पहला तो सर्वांतर निकलता, आप सभी जानते हैं। और क्रमागत पद का अंतर है तो इसे पदांतर भी कहा जा सकता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ होती है। तो सभी जितने भी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं, जब 2 त्रिभुज ले लिए, 2 समबाहु त्रिभुज ले लिए, और इसमें इसका प्रत्येक भुजा यदि 6 सेंटीमीटर है, इसका भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्वांगसम होगा। क्योंकि ये जो है दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों सर्वांगसम होगा, तो समरूप भी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न में कहता है √3 बटे √12 एक संख्या है। तो √3 और 12 को हम लिख सकते हैं √3 और उन्हें √4, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से √4 का वैल्यू 2 के बराबर नहीं, 1/2 आ गया। तो ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, यानी 29 का ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में है रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो जो रैखिक समीकरण है यानी कि 2x + 3 = 0, इस तरह से यदि कोई समीकरण दिया गया है ना, या 2x + 3y = 0, तो इस तरह से यदि कोई समीकरण दिया गया है तो इसका आलेख जो है क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये सबको पता है। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो कोई भी प्रारंभिक घटना है, मतलब जो भी घटना घटने वाली है, किसी भी घटना की, अब जैसे कोई 2 लड़के खेल रहे हैं है ना, 2 लड़के खेल रहे हैं, एक के जीतने की प्रायिकता कुछ है, दोनों के दूसरे की जीतने की प्रायिकता कुछ है। तो यदि दोनों के जीतने की प्रायिकता को हम जोड़ देंगे है ना, 2 लड़के हैं तो दोनों लड़के में यदि दोनों की जीतने की प्रायिकता हम जोड़ देंगे तो इसका प्रायिकता जो है 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस हिसाब से 32 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कहता है समानांतर श्रेणी 3/2, 1/2 और -1/2 का सर्वांतर होगा। तो क्या करें, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दें। तो 3/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 - 3 यानी कि -2 आ गया ऊपर में, नीचे में आ गया 2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में कहता है 2 क्रमिक संख्याओं का HCF होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का जब भी आप मसा निकालते हैं तो उसमें एक विषम एक सम आएगा, तो सम विषम का HCF निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न में कहता है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक है। तो विवेचक यानी d निकालना है, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है ना।
तो इसमें क्या करना है, डी जो है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यानी एक्स का गुणांक आपका -2 है, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और 4ac यानी 4a क्या है 3 यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, और c क्या है 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 यहाँ बचा, 4 में से 4 गया तो क्या आ गया 0, यानी 35 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में कहता है बहुपद 4x² माइनस 4x के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो इसमें c यानी कि अचर पद क्या है 1 है, और a यानी कि x² का गुणांक क्या है 4 यानी 1/4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुने 1 भुजा, है ना। तो कितना दे रखा है 16√2 दे रखा है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो a बराबर क्या आ गया 16। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या आ गई 16 आ गई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में कहता है एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई होती है, ये आपका 3 भुजा दिया गया है ना। तो a² प्लस b² प्लस c² अंडर रूट में होता है, तो इससे जो निकलता है वो आपका घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम एक घनाभ बना देते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो इस जो इसमें सबसे बड़ा भुजा होगा, जो दोनों कोनों को मिला, किसी भी दो कोण को मिलाने पर जो सबसे बड़ा भुजा होगा वही विकर्ण कहलाएगा। तो इस कोण से हम इस कोण को मिला देंगे तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी की लंबाई निकालने के लिए बोला जा रहा था 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 16 9 25 25 144 आ जाएगा 169 अंडर रूट में 169 का वर्ग क्या है रूट क्या है 13। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 38 का आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में कहता है p का मान होगा यदि p ऑफ x और इंटू है x-2 और प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या है बराबर है। आइए पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो px गुने x कीजिए तो px² हो जाएगा, माइनस px गुने 2 तो माइनस 2px, ठीक है, और प्लस में 6 बराबर क्या है 0। तो इसके मूल बराबर हैं, यानी कि d जो है, ठीक है, यानी क्या d यानी कि विविक्तकर जो है आपका क्या होगा 0 के बराबर होगा। विविक्तकर यानी कि b² माइनस 4ac क्या होगा 0 के बराबर। तो यहाँ b यानी x का गुणांक क्या है बच्चों 2p है, तो यहाँ 2p का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4ac 4a क्या है p है, तो p लिखेंगे c के स्थान पे, यानी अचर पद क्या है 6, तो 6 बराबर में 0, ठीक है। तो 2p² यानी कि 4p² हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 6 चौके 24p हो जाएगा। तब p से p² में कौन सी यहाँ p बच गया केवल 4 छक्का 24, p बराबर क्या आ गया 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में। 39 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। 40 नंबर प्रश्न में कहता है cot थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो cot थीटा बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है 1/tan थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ से जब 1/tan थीटा करेंगे तो tan थीटा का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, क्योंकि cot थीटा 3/4 दे रखा है। तो tan स्क्वायर थीटा निकालना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 3 तिहाई 9, है ना। तो 16/9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 40 का इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में कहता है ABC में AB जो है 6√3 दे रखा है। आइए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें AB आपका ABC है ना, इसमें AB आपका दे रखा है 6√3 और AC जो है आपका 12 दे रखा है, AC 12 दे रखा है, BC 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपका डायरेक्ट कोण B का वैल्यू पूछा जा रहा है कि कोण B का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये क्या पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। यदि संतुष्ट करता है तो आपको जो है क्या करना है, एक कोण का मान वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ऐसे निकालना जो है क्या है कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको हल करें तो 6√3 पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है ना। कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है समकोण होती है, भी पता है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, है ना। अन्य दो भुजाएं 6√3 और फिर 6, तो 6√3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा 6 छक्का 36 और 36 गुने 3 तो 6 तिहाई 18 3 तिहाई 9 10 108 आ गया। फिर 6 छक्का 36 इन दोनों को जोड़ दिए तो 8 6 14 4 144 आ ही गया, है ना। तो मतलब इन दोनों भुजा के वर्ग का योग जो है इस भुजा के वर्ग के बराबर है, यानी ये जो है ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे कोण B आप देख पा रहे हैं, ये है ना कोण B। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 41 का आपका सही आंसर इसमें
हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य कहलाते हैं यदि म स a और b बराबर हैं, तो दो संख्याओं का म स यदि क्या हो, 1 के बराबर हो, तो उनका जो है मतलब वो दोनों संख्याएं क्या कही जाती हैं, सह अभाज्य कही जाती है। शायद आपका इसमें आंसर गलत दे रखा है 41 नंबर में, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इसका सही आंसर जो है इसमें 90 ही होगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है पाई एक अपरिमेय संख्या है, सबको पता है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, 0.75 का p/q के रूप में लिखने पर q का मान होगा। तो 0.75 को जब हम p/q के रूप में लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, है ना। तो q का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, q का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है 0.75 बटा में ये दशमलव हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 100, तो 75 कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो q का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये p ये q, तो ये जो है आपका जो है ऑप्शन में क्या आ जाएगा, q बराबर 4 आ जाएगा। यदि काट रहे हैं इसको तो 4 आ जाएगा, लेकिन इसमें आपका 4 कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा कम बार में काट के देखिए, है ना। कम बार में यदि काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 15 पचे 75 और 20 पचे 100, नीचे 20 आ जा रहा। तो आपका जो है बी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, लेकिन शायद इसमें आपका 8 दिया है। तो ये इस तरह से ऑप्शन जो है आपका अटपटा सा लग रहा हो तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप कर जाएं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 5/20 यहाँ जो है एक्यूरेट आपका आंसर 3/4 ही होना चाहिए, जिसमें क्यू का वैल्यू आपका 4 आएगा, ठीक है। यदि काट रहा है तो पूरी तरह से काटे, यहाँ से शायद यहाँ ये किया है कि 3/4 में 2 और ऊपर नीचे गुना कर दिया है ना। तो ये असंभव सा लग रहा है, ये भी हो सकता है ना, ये वैल्यू भी हो सकता है, ये वैल्यू भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही मारे तो ठीक रहेगा, इसमें आपका आंसर गलत है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत यानी कि हर के गुणनखंड में केवल 2 और केवल 5 हो या दोनों हो, ठीक है। तो आइए 17/105 है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 पचे 75 से 21 यानी 7 गुने 3 नीचे आ रहा है, 5 के अलावा, तो ये शांत नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से 77 बटे क्या है, ये 210 है, तो 7 से कट जाएगा, 70 7 1 30 आ गया। तो इसमें जो है 2 और 5 के अलावा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुने 2 गुने 5 करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। ये भी आपका शांत नहीं, अशांत हो जाएगा। 15/88 ग्रेट है 88, ये भी आपका नहीं होगा। 160 का अधिक करते हैं तो 3/160 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 पचे 160, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दही 160, यानी इसमें केवल 2 और 5 है हर के गुणनखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न में कहता है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हों तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो इसमें जो है आपका 46 नंबर में एक त्रिघात बहुपद दे गया है ना। त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, -d/a, -d/a। तो इसमें जो है आप त्रिघात बहुपद जो देख पा रहे हैं, इसमें आपका d क्या है, प्लस में है, आगे माइनस लगा हुआ तो -d ही हो जाएगा, और बटा में इसका x³ का गुणांक जो है क्या है, a है, तो बटा में रहेगा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल जो है क्या हो जाएगा, -d/a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, दो समीकरण युग्मों में यदि a/d इज नॉट इक्वल टू d/e तो 2 रेखाएं होंगी। तो ऐसा कंडीशन जब बनता है तो हम आपको बताए थे लिख करके, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या है, a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, तो वही लिखा है, a1 के स्थान पे a लिखा है ना, a2 के स्थान पे d लिखा है। तो इस तरह से दोनों जो है बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होंगी, तो इसमें रेखाएं क्या थी, प्रतिच्छेदी हम बताए थे ना। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न में कहता है, समीकरण युग्म a/d बराबर b/e इज नॉट इक्वल टू c/f तो होगा। तो समीकरण में जो है जब ऐसा कंडीशन बने, यहाँ देख पा रहे हैं कि जब 2 क्या हो, बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो इसमें जो है इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे है, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर कहता है, दंड आलेख खींचने में महत्व होता है। तो जब भी हम किसी दंड आलेख को खींचते हैं तो इधर जो भी आंकड़ा दर्शाते हैं वो ये लंबाई
को ही सही सूचित करता है। ये लंबाई है ना, जो भी है इस चौड़ाई से कोई मायने नहीं रखता आप चौड़ाई कितना खींचते हैं। अब यहाँ डाटा ले लिए, एक डाटा यहाँ ले लिए, तो आप चाहें तो इस चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लंबाई आपका मेन डिपेंड करता है। यहाँ 50 है तो ये 50 आंकड़ा सूचित करेगा, यदि लंबाई को कम करेंगे तो वो आंकड़ा कमेगा, है ना। तो दंड आलेख खींचने में जो है किसका महत्व होता है, लंबाई का, है ना, दोनों का नहीं होता है, चौड़ाई का उतना नहीं होता है, चौड़ाई में कोई वैल्यू नहीं रहता है, लंबाई का मेन महत्व होता है। तो आपका 49 का जो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद है तो शून्य की संख्या 2 होगी। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है 51 नंबर प्रश्न में एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है 264 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन होगा। वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमने संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी केवल ये होगा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच कितना दे रखा है, 264 दे रखा है ना। तो 2 गुने 22/7 यानी कि, और आर त्रिज्या यानी 14 दे रखा है, ऊंचाई ना 14 दे रखा है, तो आर आर ही रह जाएगा, ऊंचाई कितना दे रखा है 14, 14 भर देंगे 264 काट दीजिए इसको, तो कटेगा ये 2 से काट दीजिए पहले, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, 132, 22 छक्का 32 है, 6 बार में कट गया, 7 दूनी 14 कट गया, 2 तिहाई 6, यानी आर बराबर क्या आ गया, यहाँ निकल करके 3 आ गया। तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, है ना। और एच जो है क्या है, 14 दे रखा है, तो 14 कर देंगे, 7 दूनी 14 यानी कि 22 दूनी 44, 44 गुने 9 तो क्या हो जाएगा, 4 नमा 36, 4 नमा 36, 36 3 39 यानी कि 396 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न में कहता है 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:7 है, उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। 2 गोले का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यू दे रखा है ना। उसके बाद फिर 4/3 पाई आर क्यू दे रखा है, जिसमें आपका क्या दे रखा है, अनुपात, हाँ 8:7 दे रखा है। आयतन यही होता है गोले का, है ना। उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सतह क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, और 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जो है गोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो हम लिखे हैं। और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, जो कि आपका 8:7 दे रखा है। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर क्यू है, बटे में आर क्यू है, यानी कि आर बटे आर का जब अनुपात निकालेंगे, है ना, आर बटे आर का अनुपात निकालेंगे तो ये क्यू रूट अंडर 8 बटे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ जो है आपका शायद ये गलत दे रखा है, क्योंकि यदि क्यू निकालेंगे तो 8 का तो है आपका सही से निकल जाएगा, लेकिन ये 7 का जो है क्यू रूट अंडर में यहाँ से वैल्यू बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 8 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, लेकिन 7 को नहीं। शायद यहाँ मिस्टेक किया हो कि आपका यहाँ जो है 7 के स्थान पे 27 होना चाहिए, 2 मिस्टेक से प्रिंट नहीं किया है। यदि यहाँ पे 27 होता है तो इसका जो है आपका गुणनखंड हो जाएगा, तो 3 गुने 3 तिहाई 9 तिहाई 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2/3 आ जाएगा आर बटे आर का, ठीक है, आर बटे आर का क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो गया। तो आर कितना है बच्चों, आर बटे आर का अनुपात 2/3 आया है, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, है ना। तो 4:9 आपका आंसर में भी है ना, आपका ऑप्शन में भी है। तो 52 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे 7 नहीं क्या होता है 27 रहता, तब यदि यहाँ पे 7 है तो आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन अटपटा सा है और गलत है, बन भी नहीं पाएगा सही ढंग से, ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो यहाँ वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है बेलन का बोला जा रहा है, तो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना। और इसके क्षेत्रफल के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है 1/3 है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल भी हम लिखे थे। और इसका जो है ये क्या कर रहा है, हाँ आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, मतलब ये जो है इसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, तो इसका क्या है 1/3, मतलब इस पर 1/3 गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो 2 पाई आर एच है बराबर में, यहाँ 1/3 आगे रखें, यहाँ 2 पाई आर जो है दोनों में है, तो 2 पाई आर यदि कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा एच प्लस
आर बचेगा, है ना, यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ से एच बचा, यहाँ से आर बच गया। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, मैंने एच बराबर क्या आ जाएगा 1/3 एच प्लस आर आएगा। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर देंगे तो 3 × एच क्या हो जाएगा 3h, ठीक है, और बराबर में एच प्लस आर आ जाएगा। तो एच को इधर लेके आ जाइए तो 3h में से एच घट जाएगा तो 2h बराबर क्या बचेगा, आर बचेगा। यहाँ से एच का वैल्यू निकाला जा रहा है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, सभी में एच निकाला जा रहा है। तो एच का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आर बाई क्या हो जाएगा 2, या क्या हम लिख सकते हैं 1/2r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो एच बराबर 1/2r, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 53 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं। कहता है 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, यानी कि आपको गोला का आयतन यहाँ निकाल लेना है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है ना। व्यास दे रखा है 12, तो आपका जो है त्रिज्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो 4/3 × पाई में ही वैल्यू है तो पाई को नहीं बदले, पाई का वैल्यू रहने दे। और आर जो है यहाँ व्यास क्या है 12 है ना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका आधा। तो 6 और गुणे 6 और गुणे 6 क्यों है, तो यहाँ से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 8 × 48, 48 गुणे 6, 6 × 48 है ना, 4 × 24, 24 × 4 28, मतलब 288 आ जाएगा। और पाई है तो 288 पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है 288 पाई, है ना। तो जो विस्थापित हवा हुआ गोले द्वारा उसका आयतन क्या होगा 288 पाई। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में कहता है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। कोई 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर, तो इस ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, आपको दोनों जो घन दिया गया है ना, जो दोनों घन दिया गया है उसमें प्रत्येक का आयतन निकाल करके छोटे जिसमें आपको बांटना है उस घन से आप जो भी दिया गया है पहले घन उसमें उसके आयतन में आपको भाग दे देना है। तो दोनों का आयतन पहले निकालते हैं। तो पहले घन का भुजा जो है 5 दिया गया है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 5 का क्यू, है ना। दूसरे घन का भुजा दिया हुआ 1 तो इसका आयतन हो जाएगा 1 क्यू, है ना, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू होता है ना। तो 5 का क्यू करेंगे तो 125, बटे में 1 का क्यू करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा तो 125 आ जाएगा। यानी कि कितने भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर वाला, तो 125 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न में कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आइए निकालते हैं इसे। यहाँ जो है 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दे रखा है, ठीक है। तो विषम संख्या दे रखा है तो हम मान लेते हैं कि 4 लगातार विषम संख्या में से जो है पहला हमारा x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, तीसरा x + 4 हो जाएगा और चौथा जो है x + 6 हो जाएगा, है ना। 4 ही दे रखा है, इनका माध्य 6 दे रखा है, यानी इतना बटे 4 सभी प्रेक्षणों का योग, जितना प्रेक्षण मान है सभी का योग जो है, और इनके मतलब संख्याओं, है ना, माध्य बराबर क्या होता है दी गई प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या 4 है, 4 ही दिए गए हैं, है ना। चारों संख्या को हम इस तरह से मान लिए और इसका वैल्यू क्या है 6 दिया गया है, ठीक है। तो x तो मतलब 4x है तो 4x और प्लस में 2 4 6 6 12 बराबर में 6 चौके 24, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा घट जाएगा उधर 12 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 3 12, x बराबर आ गया 3 आपका। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या ये होगा, x में 6 जुटा हुआ है, बाकी तो सब इधर छोटा होगा, ठीक है। तो x + 6 यानी कि 3 + 6 यानी कि 9 आ जाएगा। 3 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में कहता है 6 4 3 6 4 3 ये जो दिया गया इसमें तथा यक्स का बहुलक हो सकता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 1 2 3 बार आया है। 6 जो है कितने बार आया है 3 बार आया है, 3 1 2 बार आया है ना। 4 यहाँ 1 2 3 बार आया, तो 2 2 जो है इसमें 3 बार आया है, 6 भी आया है 3 बार और 4 भी क्या आया है 3 बार। बाकी सब संख्याएं एक मतलब 3 जो है 2 बार ही आया है, 5 1 ही बार आया है। तो बहुलक जो है 4 और 6 हो सकता है। यहाँ जो है यहाँ x भी दिया गया है ना, तो हो सकता है कि x का वैल्यू 3 रहे 5 रहे 4 रहे 6 रहे, है ना, इन दोनों में से कुछ भी रहे। तो ये संभव है कि x बराबर जो है 4 और 6 दोनों बहुलक हो सकता है। यदि 4 और 6 वैल्यू रह जाता है तब तो 4 तथा 6 जो है दोनों इसमें बहुलक हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कहता है 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता है। तो 3 सिक्के जो है क्या किए गए उछाले गए, तो जब 3 सिक्के उछालते हैं तो टोटल संभावित परिणाम आपके 8 होते हैं, है ना, और कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। तो जब 2 हेड आ रहा है तो इतने इस तरह के जो है कितने कंडीशन बनेंगे आइए पहले बना लेते हैं। तो 2 हेड इसमें है ना, फिर हेड 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 इसमें भी 2 हेड आ जाएंगे, है ना, फिर हेड
टेल हेड, इसमें भी 2 हेड आ जाएंगे, फिर टेल हेड हेड। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये 4 जो है संभावित परिणाम बन रहे हैं और कुल संभावित परिणाम जो है 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। यदि आपने प्रायिकता पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगी। तो टोटल संभावित परिणाम ये 8 है ना, और कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड है ना। 2 हेड तो कितने जगह आ रहे हैं, 4 जगह, 1 2 3 और 4 है ना। कुल संभावित परिणाम कितने हो रहे हैं, 4, तो 4/8 यानी 1/2 जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रायिकता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 58 का सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कहता है एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। तो एक साथ जब है हम 2 पासों को उछालेंगे, है ना, एक साथ हम कितने पासों को उछालेंगे, जब 2 पासों को उछालेंगे तो हमारा जो है टोटल परिणाम 36 बनेगा। टोटल परिणाम कितना बनेगा, 36। आइए हम आपको तालिका दिखा देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर रहे। ये आप देख पा रहे हैं कि 2 पासों को उछाला गया है, तो इस तरह से जो है संभावित परिणाम मतलब टोटल परिणाम बना। एक बार यदि दोनों पासों का हम उछाले तो हो सकता है 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, है ना, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाएगा, इस तरह से जो है 6 6। तो टोटल जो है संभावित परिणाम मतलब टोटल परिणाम जो है कितने हो जाते हैं, 36। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 35, 6 6 36। टोटल परिणाम कितने हो जाते हैं, 36। तो यहाँ जो है टोटल परिणाम हमारा क्या आ गया, 36। अब यहाँ प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर कितना था, ये आप देख पा रहे हैं कि एक पासों को 200 उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ क्या है, 7 होना चाहिए। तो 7 जो है आप किस में देख सकते हैं, क्या इन दोनों संख्याओं का जोड़ 7 है, इन दोनों संख्याओं का जोड़ 7 है, इनका 7 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। इसमें आपका ये सिर्फ 1 और 6 का जो है योगफल क्या है, 7 है। मतलब ये इसमें एक परिणाम आ रहा है ऐसा कि इनका योगफल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पहला ये 7 हो गया, ठीक है। दूसरा परिणाम जो है ये आपका 7 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 7 है, फिर ये 7 है, फिर ये 7 है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है संभावित परिणाम क्या है, 6 है ना। ये 6 जो है 6 बार ऐसा संख्या आ सकता है जब 2 पासों को हम उछालेंगे कि वो जो है उनका योगफल 7 के बराबर हो। तो टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए, 6 संभावित परिणाम हो गए 6 और कुल परिणाम हो गया 36। तक कट जाएगा तो 6 6 36 मैंने 1/6 जो है आपका इसमें प्रायिकता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 से क्या होता है, अधिक होता है। 0 से अधिक या 0 के बराबर, 0 से अधिक या 0 के बराबर होता है, और 1 से कम या 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से एक ये जो है 0 से अधिक है ना, लेकिन 1 से कम है, ये भी 0 से अधिक, 1 से कम है, ये भी 0 से अधिक, 1 से कम है, लेकिन ये जो है 1 से क्या हो जाता है, आपका अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 60 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है बिंदुओं -8 और 6 किस चतुर्थांश में है। तो एक ऋणात्मक है और दूसरा क्या है, धनात्मक है। तो आपका जब यहाँ देख रहे हैं, आइए तालिका बना के समझाते हैं आपको। ये कार्तीय तल हमने बना लिया, तो जिसमें आपका x क्या हो, ऋणात्मक हो और y धनात्मक हो, तो ऋणात्मक इसमें होता है, द्वितीय पाद में ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 61 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। आपको सभी पता है, आप लोगों में सभी को पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। शायद इसमें प्रश्न यहाँ से आपका जो है गलत प्रश्नों का यहाँ जो है प्रश्न दिए गए हैं, जो भी इसके बाद के सारे प्रश्न में लगभग गलत ही उत्तर दिए गए हैं। तो आपको उत्तर पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला है बिंदु -3 -5 की चतुर्थांश में होंगे। तो दोनों जब ऋणात्मक होता है तो क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में कहता है -3 -4 किस पाद में है। तो यहाँ भी क्या है, दोनों ऋणात्मक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा 64 का, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 3, -4 यानी यक्ष नियामक धनात्मक है ना, यक्ष नियामक धनात्मक यहाँ पे है, और y नियामक ऋणात्मक। तो ये चतुर्थांश में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 65 का सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में। तो वही सेम है ना। तो जब y ऋणात्मक और x धनात्मक हो तो किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में होगा। ये चीज़ क्लियर है। ये हम जो है निर्देशांक ज्यामिति है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर एक वीडियो बना चुके हैं। ये सारे चीज़ों को हम बताए हैं कि किस चतुर्थांश में होगा, आपका दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है, ये डिटेल से बिल्कुल बताए हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फुल वीडियो देख सकते हैं। देखने के बाद इस प्रश्न को हल कीजिए, तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल इसके आंसर नहीं देखने हैं, क्योंकि इसमें जो है इसके बाद लगभग सारे प्रश्नों के आंसर गलत ही दिए गए हैं, है ना। टोटल लगभग 40 प्रश्न है, इसके बाद 400 प्रश्न में लगभग 400 का उत्तर जो है लगभग क्या दिया गया, गलत दिया गया है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है।
67 नंबर प्रश्न में है किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो ये आप जानते हैं कि ये हमारा बाय एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी, तो जब इससे दूरी हम ज्ञात करेंगे, है ना, या इधर ज्ञात करें या इधर ज्ञात करें, तो ये क्या होगा, हमारा एक्स नियामक होगा, है ना। तो एक्स नियामक यानी कि एक्स निर्देशांक कहलाएगा। ये बाय अक्ष है, ये कोटि है, ये बाय अक्ष को ही कहा जाता है, बाय निर्देशांक को ही कोटि कहा जाता है, ये बाय अक्ष है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, 67 का बी। इसमें भी आपका आंसर गलत ही दे रखा है, 67 का बी। 68 नंबर है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो एक्स अक्ष से जब दूरी निकालेंगे, है ना, किसी बिंदु का हम क्या निकालेंगे, एक्स अक्ष से दूरी, तो ये हमारा बाय नियामक हो जाएगा। तब बाय नियामक होगा या कोटि कहलाएगा, तो इसमें तो कोटि है ही नहीं, है ना, एक्स निर्देशांक होगा नहीं, एक्स एक्स होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, 68 का ए, ठीक है। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो एक्स एक्सिस से दूरी क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस से दूरी, तो बाय एक्स हो गया वो, है ना। एक्स एक्सिस से दूरी जो है बाय निर्देशांक होगा, तो बाय निर्देशांक यानी इस पे जो भी आपका वैल्यू होगा वो बाय निर्देशांक होगा। बाय निर्देशांक को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो आपका इसमें फिर आंसर गलत दे रखा है 69 का, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न में कहता है किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो बाय अक्ष से दूरी, है ना, बाय अक्ष से दूरी यानी कि एक्स नियामक कहलाएगा। एक्स नियामक को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 70 का सही आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर इधर गलत दिए गए हैं, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है। बनाते जाना, जो आप सीखे हैं वो आप बिल्कुल सही सीखे हैं, है ना। ये सारा आंसर गलत दे रखा है, फालतू है बिल्कुल किताब, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान होगा। तो कोटि क्या होता है, बाय नियामक को कोटि कहा जाता है, तो इसमें कोटि क्या है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर है बिंदु 6,-5 का भुज है। तो भुज क्या होता है, एक्स नियामक। एक्स नियामक क्या है, 6, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 73 है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8-9 के कोटि का मान होगा। तो कोटि क्या है, बाय नियामक, बाय नियामक -9 है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4 10 के भुज का मान होगा। तो भुज यानी कि एक्स नियामक, तो एक्स नियामक क्या है, -4, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है 75 नंबर प्रश्न किसी बिंदु -4 -7 में बाय नियामक का मान है। तो बाय नियामक क्या होता है, बाद में लिखा जाता है, जो कि -7 है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा 75 का। 76 नंबर प्रश्न में कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4, -5 के कोटि का मान होगा। तो कोटि क्या, बाय नियामक यानी -5 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में कहता है बाय अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक होता है। बाय अक्ष पर स्थित, बाय अक्ष पर स्थित जो है किसी बिंदु का एक्स नियामक, तो बाय अक्ष पर कहीं भी स्थित होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक्स नियामक है 0, ये मूल बिंदु है, यहाँ एक्स भी 0 बाय भी 0, लेकिन बाय अक्ष पे पूछ रहा था, बाय अक्ष पे इसका कुछ वैल्यू होगा, लेकिन एक्स नियामक इसमें क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये पूछ रहा है ना, बाय अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक हमेशा क्या होगा, 0। 77 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न में कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक है। एक्स अक्ष पर, ये देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक होता है। तो एक्स अक्ष पर जो है किसी बिंदु, कोई बिंदु जब स्थित होता है, इस पे जो है एक्स नियामक पूछा जा रहा है। तो एक्स नियामक इसमें अपना कुछ वैल्यू होगा, हो सकता है 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, है ना। एक्स अक्ष पे स्थित है ना, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक। यहाँ शायद बाय नियामक लिखा जाना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप स्किप कर जाएं तो बेहतर होगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक, तो इसमें जो एक्स नियामक कुछ अपना एक वैल्यू होगा, 1 2 3 4 जो भी हो जाए, है ना। तो इसमें से 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है ना। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन जो है, क्वेश्चन क्या है, गलत हो सकता है ना। एक्स में कुछ भी वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये 78 जो है आपका गलत है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को स्किप कर जाएं, ठीक। ऐसे इतना ज़्यादा गलत नहीं देगा जितना कि आपको इस सेट में गलत क्वेश्चन दिया गया है ना। क्वेश्चनों के आंसर जितना गलत दिया गया है उतना गलत आपका आंसर नहीं मिलेगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। तो एक्स अक्ष पर जो है किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। तो एक्स अक्ष पर जो है बाय नियामक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक्स अपना कुछ भी वैल्यू में होता है, तो एक्स कॉमा 0, तो आप ऑप्शन नंबर ए में है, तो 80 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, ये जो है हम 79 नंबर प्रश्न देखिए, टिक लगाए 80 नंबर में, ठीक है। अभी जाएंगे। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, तो क्या होता है, x, 0, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बाय अक्ष के किसी
बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता था? बाय एक्स पर जो है हमेशा बाय क्या होगा, अपना कुछ वैल्यू के साथ होगा, आई एक्स हमेशा इसमें क्या होगा, जीरो, तो जीरो कोमा बाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 80 का। 81 नंबर है, बिंदु 3,2 और -3, दोनों अवस्थित हैं, है ना। तो आइए इसको खींच लेते हैं। तो 3,2 है तो आपका ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, और -3,2 है, यानी एक्स नियामक माइनस और बाय नियामक धनात्मक प्लस, है ना। तो ये आपका सेकेंड चतुर्थांश में होगा। तो दोनों अवस्थित है, ये दोनों, ये जो है ये बिंदु -3, 2 सेकेंड में आ जाएगा, और 3 और 2 जो है क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्स पे तो नहीं होगा, है ना। बाय एक्स पे भी नहीं होगा। एक्स एक्स के एक और, ये एक्स एक्सिस है, इसके एक और है, ये सही, ठीक है। एक्स एक्स के दोनों ओर, तो दोनों ओर तो नहीं ना, एक्स एक्स के एक ही और दोनों बिंदु है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 81 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 1,5 दोनों क्या है, धनात्मक है, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न में कहता है किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो तो 5 को क्या कहते हैं? तो 5 इधर बाद वाला बाय नियामक, है ना, बाय नियामक यानी कि P की कोटि हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 83 का सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 1,2 हो तो 1 को क्या कहेंगे? तो ये 1,2 है तो 1 को क्या कहा जाएगा? तो ये जो है एक एक्स नियामक है, यानी कि भुज से कहा जाता है एक्स नियामक को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 84 का सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न में कहता है बाय अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी, बाय अक्ष से, है ना, बाय अक्ष से। तो यहाँ देख रहे हैं 3,5 बनाएंगे, तो इसमें जो बाय नियामक होगा, है ना, बाय नियामक इधर होगा, ठीक है, और ये एक्स नियामक जो कि 3 होगा, 3 के बराबर यहाँ 3, ये बाय नियामक 5, ठीक है। तो यहाँ जाके मिलेगा। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि बाय एक्सिस है, तो बाय एक्सिस यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 3 इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 85 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न में कहता है सरल रेखाएं x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु होगा। तो x बराबर -2 है ना, x बराबर -2 यानी कि इधर -2 और y बराबर 3 यानी कि इधर, ठीक है। तो ये जो है कटान बिंदु यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ, x नियामक -2, है ना, x नियामक -2 और y नियामक 3, मतलब -2 और 3 पे दोनों बिंदु जो है x बराबर -2 y बराबर 3 कटेगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो 86 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु 4,7 की एक्स एक्सिस से दूरी होगी। तो 4 और 7 है ना, कि एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है, तो दोनों धनात्मक है। तो आइए फिर से खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स नियामक 4 दे रखा है और बाय नियामक क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से मिला देते हैं। अब क्या पूछ रहा है कि ई बिंदु जो है एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर होगा? तो एक्स एक्सिस से इतने दूरी पे है ना, जो कि बाय नियामक यहाँ दर्शा रहा है, ये 7 है, तो यानी कि 7 हो जाएगा। जब एक्स एक्सिस से दूरी पूछा जाए तो आप इसके बाय नियामक को लिख दें, और जब बाय एक्सिस से दूरी पूछा जाए तो आप इसके एक्स नियामक को लिख दें। तो एक्स एक्सिस से पूछा जा रहा है तो बाय नियामक क्या है, 7 है, यानी ऑप्शन नंबर बी 87 का सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु 2,-3 किस पाद में है? तो यक्ष धनात्मक और बाय ऋणात्मक चतुर्थ पाद में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 88 का। 89 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु P बाय अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, है ना, और दाईं ओर एक्स अक्ष पर स्थित है, P के निर्देशांक होंगे। तो P जो है बाय अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर मतलब इधर, है ना, 5 इकाई दाईं ओर इधर खींच लेते हैं। चलिए फिर से खींच के बता देते हैं। तो ये 5 इकाई दाईं ओर यहाँ पे जो है एक्स अक्ष पर स्थित है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो P के निर्देशांक हो गए, तो एक्स अक्ष तो यहाँ 5 हो गए, एक्स अक्ष पे क्या है, बिंदु 5 है, लेकिन यहाँ बाय नियामक क्या होगा, इस बिंदु पे हर जगह 0 होगा, तो 5,0 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 89 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न में कहता है बाय अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है। बाय अक्ष पर, ये बाय अक्ष हम ले लिया, ठीक है, पर एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर से एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर मान लेते हैं ये 4 है, तो ये -4 हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है ना। एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु 4 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ये ए बिंदु स्थित है एक्स अक्ष बाय अक्ष पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बाय अक्ष पर ही है। तो ये एक्स नियामक यहाँ -4 और यहाँ पे सॉरी एक्स नियामक नहीं, यहाँ पे बाय नियामक हो जाएगा क्योंकि एक्स अक्ष से नीचे है, तो बाय नियामक -4 है, और एक्स नियामक इस बिंदु पे मतलब यहाँ पे बाय अक्ष पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा, तो यानी कि एक्स नियामक 0 और बाय नियामक -4, तो 0,-4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो 90 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु 2-3 की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है, तो मूल बिंदु आपका 0,0 होता है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इस
दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अंडर रूट 9 4 13 रूट 13 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 91 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो वही पूछा जा रहा है, तो 0 0 से किसका 4, -5 की। ठीक है, तो 0 - 4 यानी कि -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और प्लस में ये अंडर रूट में रहेगा पूरा। ठीक है ना, और अंडर रूट में, और यहाँ पे आ जाएगा 0 -5 यानी +5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 क्या हो जाएगा 41, अंडर रूट 41, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कहता है पी एक्स बाई की मूल बिंदु से दूरी होगी। मतलब मूल बिंदु से जो है आपका एक नियामक दिया गया है, एक्स बाई की दूरी पूछ रहा है। तो एक्स बाई से दूरी निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 93 का आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं, तो मूल बिंदु से P की दूरी होगी। तो P का निर्देशांक 3,4 दे रखा है, तो मूल बिंदु से पूछा जा रहा है। तो 0 - 3 का स्क्वायर और प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में रहेगा, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 3 9 और -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 16 9 25, अंडर रूट 25 यानी वैल्यू 5 के बराबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो 94 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु -5 12 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, मतलब 0 0 मूल बिंदु और -5 और 12 के बीच की दूरी निकालनी है। तो 0 - 5 यानी 0 + 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 और -12 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा। 5 का स्क्वायर 5 25 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, जो कि आ जाएगा अंडर रूट 169, बराबर में करेंगे तो 13 यानी ऑप्शन नंबर ए में है 13। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 95 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदु 2,3 एवं -2 3 के बीच की दूरी होगी। इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो x1 - x2 यानी 2 - 2, तो 2 - -2 यानी +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 यानी 3 - 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 3 - 3 यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 रहेगा। तो अंडर रूट 16 आ गया, बराबर में क्या आ जाएगा वैल्यू 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी होगी। तो वही चीज़ करना है। तो -5 और +1 हो जाएगा, तो -5 +1 का होल स्क्वायर और प्लस में 7 - 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा। तो -5 + 1 क्या हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 3 - 7 - 3 तो 4, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट में, तो 16 16 32 हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो जिसमें आपका 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 जो कि 16 दूनी 32 यानी 4 और 2 लिखा जा सकता है इसको। तो 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में क्या कहता है आइए देखते हैं। 98 में कहता है दो बिंदुएं P और Q के बीच की दूरी वही पूछ रहा है। तो 2 - 4 x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, प्लस में 3 - 1 यानी y1 - y2 यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 2 - 4 का स्क्वायर 2 - 4 करेंगे तो -2 - 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 1 करेंगे तो 2 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 2 दूनी 4 रूट 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। तो 2 रूट 2 लिखा जा सकता है रूट 8 को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी है। तीन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये x1 4 है और y1 क्या है, सॉरी x1 ये है और x2 2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2, y1 क्या है -1 और -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। तो 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 और -1 -3 4 आ जाएगा, 4 चौके 16 नहीं 16 4 अंडर रूट 20 आ जाएगा। -1 और -3 4 आएगा ना, तब 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 16 4 20 अंडर रूट 20 आ गया। मतलब इसको क्या लिख सकता है 2 रूट 5 लिखा जा सकता है। 4 दूनी 4 5 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 93 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदुओं a, 0 एवं 0, a के बीच की दूरी होगी। इन दोनों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। a, 0 है और 0, a है। तो यहाँ पे x1 - x2 यानी a - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 0 - a का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a -0 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस में -a का स्क्वायर तो यानी कि a स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2
ए स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में, तो यहाँ से अंडर रूट 2 रह जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ये स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा ए में। तो अंडर रूट 2 ए जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 100 का इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस जो सेट 5वां सेट जो है, इस सेट में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे, तो आपको उत्तर पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप यहाँ से देख सकते हैं मिला करके हमने सारे प्रश्नों के हल बिल्कुल सही सही दिए हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है मतलब सारे प्रश्नों बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद। आपका मॉडल सेट 5 यानी 5 मॉडल सेटों का जो है गणित के, हम 5 मॉडल सेटों के 100 ज्योमेट्रिक प्रश्नों का सोल्यूशन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।